बहुत जल्द। चलिए तो बच्चा आज शुरुआत कर देते हैं हम आपके लिए ट्रांसफॉर्मर, है ना, वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जो भी बच्चा BHPSCL को लेके जुड़ा हुआ है लगातार, वो अपने इस सेशन में BHPSCL में थोड़ा फास्ट सेशन चलता है ना, और बैच की तुलना में, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो स्पेशल डेडिकेट कर रहा है ये बैच किस चीज के लिए? BSPHCL को ध्यान में रखते हुए ये बैच डेडिकेट किया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। अब आइए बच्चा, यहाँ पे वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। लास्ट क्लास में हमने आपके लिए ट्रांसफार्मर को नो लोड पे ऑपरेट कराया था कि नो लोड पे क्या होगा कि फुल लोड का लगभग 3 से 5% करंट ही क्या करता है, ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर लेता है। यानी ये ट्रांसफार्मर मेनली डिजाइन किस चीज के लिए हुआ है सर? फुल लोड के लिए डिजाइन हुआ है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आरआरबी जेई का फॉर्म नहीं भर सकता है? हाँ हाँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाला आरआरबी जेई का फॉर्म क्यों नहीं भरेगा, खूब भरेगा, है ना। तो ये अगर आपका ट्रांसफार्मर है, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप इसको मेनली जो डिजाइन करते हो किस पर्पज से सर? ऑपरेट कराने के लिए। ट्रांसफार्मर कैसे रन करेगा? तो आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलता है और प्रॉपर लोड पे आप काम करते हो। लेकिन ट्रांसफार्मर ऐसी स्थिति भी होती है कभी नो लोड पे चले तो क्या कंडीशन बन जाता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। आज के सेशन में अगर बात करूं तो ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करेगा, तो जब इसको फुल लोड आप देते हो, ट्रांसफार्मर क्या करते हो जब आप फुल लोड देते हो, तो आओ एक बार जा बात कर लेते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर को एक बार फुल लोड से। बाकी नोट्स पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है। लेकिन इस बार ट्रांसफार्मर को हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में नो लोड पे पढ़ाया था, और इस बार करेंगे एट फुल लोड। इस बार क्या स्टडी करेंगे? फुल लोड पे ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो आइए, इस ट्रांसफार्मर को बच्चा अगर आप सोर्स दोगे, है ना, इस ट्रांसफार्मर को अगर सोर्स दोगे तो VS एक सोर्स यहाँ से है ना, ऑब्वियसली यहाँ से धारा निकलेगा। अब समझना बच्चा, जैसे इस ट्रांसफार्मर में आप क्या करते हो, लोड लगाते हो, जैसे आप क्या करोगे, लोड लगाओगे। अब समझना बच्चा, एक चीज और मैं बताता हूँ, थोड़ा और समझने की जरूरत है। लास्ट क्लास में हमने नो लोड पे ऑपरेट कराया था ट्रांसफार्मर को, है ना। लास्ट क्लास में क्या किया था, नो लोड पे ऑपरेट कराया था। तो जब आपका सोर्स होगा तो ट्रांसफार्मर में नो लोड की स्थिति में भी हमने बोला था कि ये कितना धारा खाता है, I0, जो कि फुल लोड का 3 से 5% लेता है। नो लोड की स्थिति में अगर कोई लोड अगर नहीं लगाएंगे तब भी ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 3 से 5% धारा को खाता है। और ये 3 से 5% फुल लोड के धारा को जो खाता है, मतलब टोटल 100 एम्पियर फुल लोड पे वर्क करता, हम लोड हटा दिया तो तब भी ट्रांसफार्मर कितना लेता है, 3 से 5%, यानी 3 से 5% एम्पियर ले लेगा धारा। अब ऐसी स्थिति में वो जो 3 से 5% लेता है वो किस लिए लेता है, क्योंकि इसको इसको कोर में हमेशा फ्लक्स को मेंटेन करना है। इस कोर में हमेशा क्या करना है, हमेशा फ्लक्स को मेंटेन करना है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि नो लोड हो या फुल लोड, ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ट्रांसफार्मर के कोर में हमेशा फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट। अब कोई बच्चा या फ्लक्स कैसे कांस्टेंट होगा, जब अल्टरनेटिंग नेचर का अपन धारा देते हैं, जब कहीं पर अपन क्या करते हैं बच्चा, अल्टरनेटिंग नेचर का धारा देते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर कैसे कांस्टेंट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका ये जो है, आप अगर अल्टरनेटिंग नेचर का इनपुट दे रहे हो बच्चा, अगर आपका करंट क्या है, अल्टरनेटिंग नेचर का नो लोड पे मान लो इनपुट है, तो जरूर आपका जो फ्लक्स होगा उसका नेचर तो अल्टरनेटिंग होगा। यानी फ्लक्स की अगर बात करूं तो ये क्या होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का ही फ्लक्स उत्पन्न होगा। लेकिन ये कांस्टेंट मैंने क्या लिख दिया, ये सर आपने क्या कांस्टेंट लिख दिया, बिल्कुल ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर होता है किसी कोर में हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका यह मतलब होता है कि चाहे इसमें नो लोड दूं तब भी उतना ही फ्लक्स रहेगा,
और फुल लोड कर दूं तब भी उतना ही फ्लक्स रहेगा। तो बच्चा इसमें हो जाता है कंफ्यूज कि नो लोड में तो सर 3 एम्पियर धारा जा रहा है, फुल लोड में 100 एम्पियर जाएगा, तो करंट बढ़ा तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। तो हम कहेंगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप लोग कहोगे नहीं सर करंट बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो हम अभी पढ़ाएंगे, यही तो इसमें नॉलेज है कि एक ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कैसे कांस्टेंट मेंटेन होता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो नेचर वाइज फ्लक्स क्या होता है, नेचर की अगर बात करें इसके, इस फ्लक्स का नेचर की अगर बात करें तो ये किस नेचर का होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का। एसी में फ्लक्स हमेशा क्या होगा बच्चा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो फिर क्या ऐसा बोला जाता है कि कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ये होता है, बोला जाता है कि जितना इसका मैग्नीट्यूड है, ये मान लो 5 मैक्सिमम है, ये 5 मिनिमम है, तो नो लोड टू फुल लोड का जो मैग्नीट्यूड है एक ट्रांसफार्मर में, एक ट्रांसफार्मर के फ्लक्स का भी मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है आपको, टोटल इतना। तो कहते हैं नो लोड टू फुल लोड ट्रांसफार्मर में हमेशा फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नो लोड टू फुल लोड में हमेशा फ्लक्स क्या, कांस्टेंट। मतलब यहां पर समझिए, यहां पर पाए नो लोड टू फुल लोड में, मैं अभी सिखाऊंगा कैसे कि नो लोड टू फुल लोड में ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होता है, फ्लक्स उसका कांस्टेंट। बच्चा ध्यान से समझिएगा, अभी हम बारीकी समझेंगे। मान लो लेता हूं कि अगर इसमें 100 लाइन ऑफ फ्लक्स है, कितना, 100 लाइन ऑफ क्या बच्चा, फ्लक्स है, 100 लाइन ऑफ क्या है, फ्लक्स है। तो अगर नो लोड पे 100 लाइन ऑफ फ्लक्स है तो फुल लोड पे भी 100 ही रह जाता है। यही मेन बात है इसमें, और इसको कैसे रह जाता है इनकी चर्चा अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आइए बच्चा, अगर मैं यहां पे अब बोलूं एक बार के लिए कि इस ट्रांसफार्मर में आपने क्या दिया है, वीएस सप्लाई दिया है, तो अगर नो लोड की स्थिति होती थी तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि नो लोड स्थिति में करंट जो है 3 से 5% ड्रॉप करता है और इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स मेंटेन होता है। लेकिन जब नो लोड की स्थिति होगी बच्चा, ऐसी स्थिति में भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का वोल्टेज उत्पन्न हमेशा रहेगा, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज उत्पन्न हमेशा होगा, क्योंकि फ्लक्स इस वाइंडिंग को कट कर रहा है तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज होगा। ऑब्वियसली प्राइमरी साइड में टर्नों की संख्या अगर N1 है तो सेकेंडरी साइड में टर्नों की संख्या क्या होगी, N2 होगी, है ना। ये ट्रांसफार्मर का क्या है जी, कोर है। ये ट्रांसफार्मर का क्या है, कोर है, जो कि मेनली किस चीज का बना होता है बच्चा, सिलिकॉन स्टील का। मेनली किस चीज का बना होता है, SI स्टील का। ट्रांसफार्मर का कोर मेनली किस चीज का बना होगा, SI स्टील का। अब समझिए, ये तो नो लोड वाली स्थिति थी, लेकिन नो लोड की स्थिति में सेकेंडरी साइड करंट क्या, जीरो, क्योंकि कोई लोड आपने तो लगाया ही नहीं है ना। देखिए वीओडी कोर्स और जो लाइव कंटेंट है, लाइव कंटेंट में हम क्या कर रहे हैं, आपको चीजों को फटाफट चीजों को कवर करते हैं क्योंकि इतना वक्त नहीं होता। वीओडी में हर चीजों को हमने क्या किया है, अरेंज में आपको प्रोवाइड किया है। उसमें क्या है, चीजों को धीरे धीरे मतलब फाउंडेशन तरीके से बताया गया। अगर आपको समय है तो वहां से भी फोकस कर सकते हैं, हर चीज वहां डिटेल में ज्यादा बताया गया। और यहाँ तो लाइव अगर करेंगे तो इतना समय नहीं है, तो लाइव में अपन चीजों को ओरिएंटेशन के आधार पर पढ़ते हैं और फिर जो पीडीएफ होता है उनको लेके पॉइंट्स पढ़ के आगे बढ़ते जाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और पॉइंट्स पीडीएफ से पढ़ा देते हैं एक एक चीज, ताकि क्वेश्चन ना चाहे। लेकिन वीओडी में क्या है, जो एक एक लाइन लिखा हूं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको अवेलेबल है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो वीओडी कोर्स आप जल्दी कवर कर सकते हो, कहीं कोई समस्या बच्चा नहीं है। लेकिन आप लाइव में तो डेली का कंटेंट डेली का डेली आएगा, लेकिन इसमें जो समझाने वाला पॉइंट्स है उसको अच्छे समझा के फिर क्या करते हैं, उसी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं यहाँ पे कवर कर लेते हैं, तो हमको लिखना नहीं पड़ता। और जो वीओडी मिला हुआ एक एक लाइन लिखा गया है तो आप स्पीड में भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हम आपके कमेंट की जवाब बाद में देंगे जी, है ना। चलिए और क्या है आपका, अब समझिए बच्चा, नो लोड की स्थिति में ये मामला हो गया, ठीक है। सर फुल लोड जब होगा तो अब बच्चा जैसे ही आपने फुल लोड किया, मान लो किसी फुल लोड का क्या मतलब, जिस लोड के लिए ट्रांसफार्मर को आपने डिजाइन किया। मान लो कोई ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और उसको आपने 200 घर के लिए लगाया कि 200 घर में कनेक्शन जाना है, तो 200 घर को ही कनेक्ट कर दिए, तो जितना 200 घर का डिमांड था और जो जिस रेटिंग के ट्रांसफार्मर थी आपने कनेक्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं फुल लोड। तो ये आपका क्या हो गया, फुल लोड। अब देखना बच्चा, अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, जैसे ही आपने लोड लगाया, जैसे ही आपने लोड लगाया, अब इस सर्किट में क्या हो जाएगा, देखना, जैसे ही आपने लोड लगाया सर्किट क्लोज हो गया, ये आपका लोड है। और बच्चा ऐसे में सर्किट क्लोज हो गया, सर्किट जब क्लोज हो गया बच्चा, आइए
जब सर्किट क्लोज हो गया तो इसमें धारा क्या जा रहा है, I2। अब क्या सेकेंडरी करंट जीरो होगा, नहीं, क्योंकि लोड लग गया है तो धारा इससे होके गुजरता रहेगा, करंट क्या होगा, इस लूप में गुजरता रहेगा। अब की स्थिति देखो बच्चा, अब की स्थिति को समझो। यहां पे पहले से आई नॉट करंट था, उसके कारण फ्लक्स उत्पन्न हुआ। जैसे ही ये लोड लगाया आपने तो यहां से ये तो वोल्टेज बैठा था बन के, क्योंकि ये फ्लक्स इसके वाइंडिंग को कट कर रहा था, तो क्या यहाँ वोल्टेज बना बैठा था। लूप कंप्लीट कर दिए, क्या किया, ये धारा भेजने लगा। जैसे एक बैटरी होता है, मान लो 5 वोल्ट की एक बैटरी है, ये बैठा हुआ है, यहां से तार निकाल कर रख लो, धारा नहीं गुजरेगा, पर बैटरी तो बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोई बल्ब जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे तो यही बैटरी क्या करेगा, आपको धारा भेजना शुरू कर देगा। यही बैटरी क्या करेगा, धारा भेजना शुरू कर देगा। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे है। इस कोर में वाइंडिंग था जो कि वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है E2। लोड जैसे ही लगाया आपने क्या किया, ये धारा भेजना शुरू कर दिया। अब धारा इसका एग्जिस्ट करेगा। अब समझ रहे इस दौरान होता क्या है। तो सर जो धारा भेज रहा है तो लोड को क्या उतना वोल्टेज और करंट मिल जाएगा जितना के लिए इस ट्रांसफार्मर को हमने बनाया था, नहीं। शुरुआत में जब आप नो लोड की स्थिति में थे तो करंट तो बहुत कम खींच रहा था, 3 से 5%। जैसे ही आपने लोड लगा दिया है बच्चा, यहाँ पे जैसे ही लोड लगाया वैसे ही, चूंकि हेवी लोड का ट्रांसफार्मर है तो ये तो 3 से 5% खींच रहा था। अब जैसे ही आपने लोड लगाया तुरंत यहां से और ज्यादा धारा खींचेगा। क्या करेगा, यहां से और ज्यादा धारा खींचेगा। इस धारा का मान नाम है I1 डैश। क्या कर रहा है, I1 डैश। यहां से क्या कर रहा है, जैसे आपने लोड लगाया यहां से तो बहुत कम करंट पहले खींच रहा था, तो जब लोड अगर लगाए, जिस लोड के लिए ये ट्रांसफार्मर का डिजाइन किया गया था, तो बच्चा क्या होगा, यहां से धारा फटाफट और ज्यादा खींचेगा। अब जैसे ही धारा खींचेगा तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे फ्लक्स तो बढ़ जाएगा। क्या कहेंगे आप, फ्लक्स तो बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ऐसा नहीं होता। अब समझिएगा बारीकी से। जैसे ही यहां पे समझो आपने इस फ्लक्स, ये फ्लक्स लगातार इसको कट कर रहा था, वोल्टेज उत्पन्न हो रहा था। जैसे ही ये लूप बनाया, देखो इस वाइंडिंग में क्या किया, लूप बनाया। तो लूप जब बनाएगा तो बच्चा ध्यान से समझिए, एक बार पहले मैं अच्छे समझाता हूं, एक बार अच्छे से समझाता हूं, सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर होगा। पहले एक वाइंडिंग है, मान लो ये वाइंडिंग है, ठीक है। इस वाइंडिंग में आपने पहले फ्लक्स दिया था, पहले क्या दिया, फ्लक्स। तो इस वाइंडिंग को आपने फ्लक्स दिया तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, EMF। क्या बच्चा उत्पन्न हो गया, वोल्टेज। तो जब किसी वाइंडिंग को फ्लक्स आप देते हो तो उसमें उत्पन्न होता है EMF। क्या उत्पन्न होता है, EMF। दूसरा एक और चीज बच्चा आपको ध्यान रखना है कि आप कभी कभी ये भी देखते होगे कि जब किसी वाइंडिंग में धारा देते हैं तो ये भी क्या उत्पन्न करता है, फ्लक्स। क्या ये चीज सही है कि नहीं, बताइए। आप लोग एक चीज जानते हो कि जब किसी कंडक्टर को कोई फ्लक्स कट करता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, वोल्टेज। तो इसका उलट भी होता है कि जब किसी कॉइल में एक धारा देते हो तो उससे उत्पन्न होगा फ्लक्स। तो उलट भी दोनों चीज एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली आइए यहां पर, जब किसी कॉइल में आपका फ्लक्स जा रहा था तो इसमें उत्पन्न हो गया EMF। लेकिन जब EMF उत्पन्न हुआ और जब आपने लोड को कनेक्ट किया, यहां देखो क्या कनेक्ट है, लोड। यहां बच्चा क्या कनेक्ट है, लोड। तो ऐसी स्थिति में जब ये लोड कनेक्ट है बच्चा तो आपका धारा सर्कुलेट होगा, क्योंकि ये वोल्टेज बन बैठा है तो यहाँ पे करंट गुजरेगा। अब करंट गुजरा तो सोचो जैसे ही लूप कंप्लीट हुआ इस वाइंडिंग में भी क्या गुजरने लगा, करंट। क्या गुजरने लगा, करंट। अब इस वाइंडिंग में जो धारा गुजरता है बच्चा, ये किसका विरोध करता है, जिसके कारण ये धारा उत्पन्न हुआ है। ध्यान हमेशा समझिएगा। जैसे इस लूप में, इस कॉइल में धारा उत्पन्न हुआ, ये क्या करता है, एक फ्लक्स डेवलप कर लेता है φ2। ये क्या उत्पन्न करेगा, वो भी फ्लक्स। जिस तरीके से किसी फ्लक्स के कट करने से EMF उत्पन्न हुआ, लूप लगाए तो धारा उत्पन्न हुआ। अब धारा कह रहा अच्छा हम किसी वाइंडिंग में घूम रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कहेगा कि हम भी फ्लक्स निकालेंगे। ये क्या करता है बच्चा, इस मेन फ्लक्स का ही विरोध करना शुरू कर देता है। यहां पे लगते हैं लेंज लॉ। क्या लगते हैं, लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है इट्स अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन, जिसके कारण जो उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। मतलब ये कि इस फ्लक्स के कारण क्या उत्पन्न हुआ, आपका EMF, है ना, और फिर बाद में धारा। इस फ्लक्स के कारण क्या उत्पन्न हुआ, EMF, और जैसे लोड लगाए तो धारा उत्पन्न हुआ।
तो जो धारा उत्पन्न हुआ वो कहता है हम कभी उत्पन्न नहीं, कोई भी करंट क्या होता है उत्पन्न नहीं होना चाहता, क्या करता है कोई भी करंट उत्पन्न नहीं होना चाहता। तो जब वो उत्पन्न होता है तो हमेशा क्या करता है मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, कहता है कि नहीं हमको उत्पन्न नहीं होंगे, हम जीरो हो जाएंगे, हम क्या करेंगे जीरो हो जाएंगे। लेकिन ये फ्लक्स तो लगातार इसको कट कर रहा होता है, ये फ्लक्स क्या करता है लगातार फ्लक्स कट कर रहा होता है, लगातार कट कर रहा होता है, तो ये धारा उत्पन्न होता है। अब समझिए जब इसमें धारा का सर्कुलेट होगा तो ये भी क्या करेगा फ्लक्स उत्पन्न करेगा। तो जिसके कारण जो उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखिए, लेंज लॉ, जिसके कारण जो उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। तो फ्लक्स के काटने के कारण इन्हें I2 उत्पन्न हुआ है। फ्लक्स अगर जीरो हो जाए तो करंट उत्पन्न होगा नहीं, क्या वोल्टेज भी उत्पन्न होगा नहीं। तो जिसके कारण जो उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है, ये लेंज लॉ कहता है। तो फ्लक्स लगातार कट कर रहा है तो उसी कारण आपको यहाँ पे करंट मिल रहा है। तो ये जो करंट फिर क्या है, ये जो करंट सर्कुलेट होगा इस वाइंडिंग में ये इसी का विरोध करता है, किसका, जिसके कारण वो करंट उत्पन्न हुआ। यानी ये मेन फील्ड फ्लक्स को, यहां से देखिएगा बच्चा, मेन फ्लक्स का जो डायरेक्शन है उसका विरोध करने के लिए बैठ जाता है कि नहीं हम काउंटर करेंगे, खत्म कर देंगे तुमको। लेकिन क्या करता है ये इतना से घटा दिया, ठीक है, ये घटाने की कोशिश करता है। इतने में ही जैसे ही इसको घटाता है तब तक, चूंकि यहाँ पे हैवी लोड भी है, ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड से जैसे देखता है लोड लग गया है, प्राइमरी साइड से ट्रांसफार्मर क्या करता है ये यहाँ पे खींच के करंट बैठा रहता है, क्योंकि लोड लगा है, लोड लगा तो प्राइमरी साइड ये करंट खींच के बैठा हुआ है। ये तो नो लोड धारा तो हमेशा रहता है, लेकिन प्राइमरी साइड से I1 डैश धारा भी उत्पन्न करता है, खींचता है। तो जब बच्चा ये खींचता है ऐसी स्थिति में इस ट्रांसफार्मर में अब इस I1 डैश के कारण भी एक फ्लक्स उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है I1 डैश, Φ1 डैश, क्या कहलाता है ये Φ1 डैश, क्या हुआ Φ1 डैश। इसका मतलब जिस मैग्नीट्यूड से, देखो ये फ्लक्स इसको कट कर रहा था, जैसे लोड लगाए अब ये घटना शुरू कर दिया, टोटल फ्लक्स फाइ था, अब ये इसको काउंटर करने लगा तो घटने लगा क्या Φ2, Φ2 इसको क्या किया घटाया, इसका मतलब कोर में फ्लक्स का वैल्यू घटने लगा। तो कोर में जैसे फ्लक्स का वैल्यू घटा तो चूंकि अब प्राइमरी साइड से ट्रांसफार्मर क्या करता है ये I1 डैश धारा लेता है, क्या I1 डैश। अब I1 डैश जैसे ही लेता है ये क्या करता है इसको मेन वाले को सपोर्ट करता है, पूर्णे वाले को सपोर्ट करता है, या कह सकते हो जो लोड के कारण ये उत्पन्न हुआ इसका विरोध करता है, इसका विरोध कर देता है। इसीलिए ये हमेशा इस कोर में नियत रह जाता है, क्या होता है नियत। इसका मतलब आपका टोटल फ्लक्स में कौन घटा Φ2, लेकिन इधर से एडिशनल I1 डैश आ गया तो आपको क्या मिल गया फ्लक्स कोर में फ्लक्स मिल गया I1 डैश, कोर में फ्लक्स क्या हो गया I1 डैश। अब बच्चा एक चीज समझना, टोटल फ्लक्स आपको टोटल फ्लक्स कितना मिला इस ट्रांसफार्मर के कोर में Φ1 माइनस Φ2 प्लस Φ1 डैश। जब बच्चा ये क्या होता है जिस रेशियो से जिस ये जो धारा प्रवाहित हुई इसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ और ये जो करंट लेता है I1 इधर से जो करंट लेता है जो काउंटर करता है, मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ये जितना से पहले तो नॉर्मल कंडीशन में फाइ ही चल रहा था, लेकिन अब ये जितना अब क्या कर रहा है लोड बढ़ रहा है तो फ्लक्स इधर से बढ़ रहा है तो वो भी उधर से धकेलता है। सोर्स आप कहता है कि पहले तो हम 3 से 5% थे अब तो 100% धारा भेजेंगे, तो ये लोड जैसे लगता है तो ये भी धारा भेजता है, तो इसी कारण फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज ध्यान रखिएगा बच्चा, मैग्नीट्यूड वाइज जो Φ1 डैश है ये लगभग बराबर होता है किसके, उधर से जो विरोध करता है, उधर से जो फ्लक्स क्या करता है विरोध करता है, उधर से जो फ्लक्स क्या करता है विरोध करता है। लगभग जिस अमाउंट में ये फ्लक्स इसका विरोध करता है उसी अमाउंट में ये सप्लाई लेके क्या करता है इसको काउंटर करता है। तो ओवरऑल अगर ये दोनों बराबर स्थिति में आ जाता है, अगर ये दोनों बराबर स्थिति में आ जाता है बच्चा, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में कट गया, ये बराबर दोनों आपस में क्या हो गया कट गया। तो मशीन में अब भी लोडेड कंडीशन की स्थिति में भी ट्रांसफार्मर टोटल फ्लक्स क्या रह गया फाइ, ट्रांसफार्मर में टोटल फ्लक्स क्या रह गया फाइ। तो जब कोई ट्रांसफार्मर में नो लोड की स्थिति होती है फाइ एट नो लोड, तब भी ट्रांसफार्मर में फ्लक्स क्या था फाइ, और फ्लक्स एट फुल लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर क्या होता है फाइ। तो दोनों ही स्थिति में ट्रांसफार्मर में बच्चा क्या होता है फ्लक्स नियत रहता है, फ्लक्स क्या होता है नियत रहता है, फ्लक्स नियत रहता है। तो बच्चा दोनों ही स्थिति में ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है कोर में फ्लक्स नियत रहता है। तो कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर के कोर में है ना, ट्रांसफार्मर के कोर में
जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नियत होता है, बिल्कुल, नो लोड हो या फुल लोड। फ्लक्स 100 लाइन निकला था, नो लोड की स्थिति में भी 100 लाइन निकल रहा था, फुल लोड की स्थिति में 100 तो निकला। कोई मान लो ये 10 से घटा रहा है या 20 से घटा रहा है, तो इधर से 20 आके काउंटर कर दिया, इधर से 20 आगे क्या कर दिया, काउंटर। इसका मतलब 80 जो हुआ, फिर 20 जुड़ गया तो 100 हो गया। तो हमेशा 100 लाइन ऑफ फ्लक्स ट्रांसफार्मर में प्रेजेंट रहता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी, और इसी तरीके से ट्रांसफार्मर काम करता है। नो लोड की स्थिति में प्राइमरी साइड से बच्चा कम करंट लेता है 3 से 5%, और जैसे आप उधर लोड लगाओगे, जिस रफ्तार में लोड बढ़ाते जाओगे, मान लो फुल लोड एकाएक नहीं दिए, धीरे धीरे 2 घर, 10 घर, 20 घर, 40 घर, 50 घर, 200 घर धीरे धीरे जुड़ रहा, तो वैसे वैसे यहां से धारा लेता जाएगा। प्राइमरी साइड से क्या करेगा, धारा वैसे वैसे लेता जाएगा। मतलब अब लोड मान लो 2, 4, 5, 10, 20 घर बढ़ते जा रहा है, तो करंट भी ज्यादा खींचता जाएगा। सेकेंडरी साइड से करंट क्या लेगा, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, जैसे जैसे घरों की संख्या बढ़ेगी धारा ज्यादा लेता जाएगा। तो ज्यादा धारा बढ़ेगा तो ये फ्लक्स भी इसको घटाने की कोशिश करेगा, तो उसी को मैनेज करने के लिए प्राइमरी साइड वाला इधर से क्या करता है, धकेलते जाता है कि जाओ तुम लोड बढ़ा रहे हो, तो हम प्राइमरी साइड से अब धारा भेजते चले जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर की सबसे बड़ी खासियत है, नो लोड की स्थिति में धारा ट्रांसफार्मर बहुत कम रिसीव करता है, अपने आप कम कर देता है। ऐसा नहीं कि जितना भेजे ट्रांसफार्मर उतना लेता रहेगा, नहीं, वोल्टेज तो उतना ही रहेगा। अगर 11 के भी भेजे हैं तो इसको 11 के भी मिलेगा प्राइमरी वाइंडिंग में, और यहां भी जितना डेवलप किए होंगे टर्न के अकॉर्डिंग वोल्टेज उतना उत्पन्न रहेगा नो लोड की स्थिति में भी। लेकिन जब फुल लोड आप कर दोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चा, आपका जितना करंट इधर खींचेगा उसी रेशियो से बढ़ेगा। नो लोड में ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड 3 से 5% लेता है। अगर 100 एम्पियर की धारा अगर फुल लोड के लिए डिजाइन किए गए इस ट्रांसफार्मर को, तो नो लोड की स्थिति में सिर्फ 3 से 5% लेगा। तो क्लियर है, एक ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक धारा कम लेने लगता है अगर वो नो लोड की स्थिति में होता है, और जैसे जैसे लोड बढ़ाने लगते हैं, यानी सेकेंडरी साइड लोड आप ट्रांसफार्मर बढ़ाओगे, वैसे वैसे प्राइमरी साइड से क्या करता है, प्राइमरी साइड के सोर्स से ट्रांसफार्मर धारा बढ़ाने लगता है। यही होता है ट्रांसफार्मर के मेन फीचर, मेन वर्किंग। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि एक ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है। ट्रांसफार्मर बच्चा लोड बढ़ाओगे, ट्रांसफार्मर में अगर बच्चा क्या करोगे, आप लोड बढ़ाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रांसफार्मर में अगर लोड बढ़ाओगे बच्चा, तो लोड बढ़ाओगे तो प्राइमरी साइड से धारा भी बढ़ते जाता है, प्राइमरी साइड से धारा भी, ये वाला धारा बढ़ता जाएगा। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे फुल लोड हो या नो लोड, कोर के अंदर तो क्षति होगा ही, कोर को मैग्नेटाइज करेगा, ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन ये बढ़ता घटता रहेगा, जैसे जैसे उधर लोड बढ़ेगा घटेगा, प्राइमरी साइड से एडिशनल धारा जो है ये लेता रहता है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, इन्हीं दोनों करंट को मिला के, बच्चा ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में एक नो लोड की करंट और I1 डैश जो बाद में लिया, लोड के लगाने के बाद जो धारा लेता है, इन्हीं दोनों को मिला के ट्रांसफार्मर को I1 प्राइमरी साइड की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी साइड की धारा। तो प्राइमरी साइड की धारा में क्या क्या रहेगा, नो लोड वाला करंट तो रहेगा, प्लस साथ में जिस रेशियो में लोड बढ़ता जा रहा है उसी रेशियो में प्राइमरी साइड से एक धारा लेते जा रहा है। तो अब जो आपको यहाँ पे I1 धारा हो गया, I1 धारा क्या, प्राइमरी साइड का जो करंट हो गया बच्चा, प्राइमरी साइड का जो करंट हो गया वो किसका किसका कॉम्बिनेशन है, सर नो लोड तो करंट है ही पहले से, प्लस I1 डाइस भी है, प्लस क्या है जी, I1 डाइस भी है। तो पहला पॉइंट ये है। यहां तक किसी बच्चा को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, बाकी सभी पॉइंट्स तो आपको कराए जाएंगे। यहां तक किसी बच्चा को कोई समस्या है तो बताए। बुक कब तक आएगा विलेश, बुक बहुत जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी बुक आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बुक के पीछे बहुत मत भागिए। अभी तुरंत बुक आ जाएगा तो खरीद तो लेंगे, पर जाके रख दोगे, है ना, 2 दिन पढ़ लोगे रख दोगे। इसीलिए इंतजार थोड़ा सा और करिए, थोड़ा सा और इंतजार करिए, बुक्स बहुत जल्द आपके हाथ में होगा, बहुत जल्द बुक्स आपके हाथों में होगा। बोलिए, किसी बच्चा को यहां तक कोई समस्या है तो बताएं, वरना आगे बढ़ेंगे। किसी बच्चा को कोई भी समस्या है तो बताएं, वरना आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो थम्स अप कर दें। अगर स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर है हर चीज
तो एक बार थम्स अप करें ताकि हम यहां से आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर है तो थम्स अप करें। क्लियर है, क्लियर है। चलिए सोनम कुमारी, सभी बच्चे जरूर थम्स अप कर देंगे एक बार, है ना, तभी अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर का वर्किंग होता है बच्चा, है ना। तो प्राइमरी साइड में नो लोड करंट प्लस I1 डैश, फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट, है ना। और लोड, अब ये सेकेंडरी साइड का करंट कभी जीरो नहीं होगा जब लोड लग जाता है। जब लोड लगता है तो सेकेंडरी साइड का करंट कभी जीरो नहीं होता है। और इसी तरीके से ट्रांसफार्मर आपका बच्चा काम करता है, ठीक है ना। फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होता है। ये सब बहुत ज्यादा इंटरव्यू में, है ना, आप लोग को ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लव कुमार बहुत बढ़िया जी, है ना। सुलेना कुमारी, चलिए ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि एक ट्रांसफार्मर में कोर में फ्लक्स हमेशा नियत क्यों रहता है, उसका मैग्नीट्यूड नियत क्यों रहता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में खूब इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आपसे ये बोलेगा कि बताओ नो लोड की स्थिति में कोर में फ्लक्स 5 है तो फुल लोड के कारण क्यों नहीं फ्लक्स बढ़ता है ना। फुल मैं मुझे खुद इंटरव्यू में, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था इंटरव्यू में, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये आज की बात नहीं है, 2016 की बात है तकरीबन, है ना। कि अगर किसी ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स क्या होता है, नो लोड की स्थिति में नियत रहता है या फ्लक्स जो भी है, तो जब लोड लगाते हैं तो धारा प्राइमरी साइड से खींचता है, तो फिर ट्रांसफार्मर में फ्लक्स क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि इसके कारण काउंटर होता है। इधर से जो ये काउंटर करता है तो घटता, लेकिन ये फिर इधर से प्राइमरी साइड से करंट खींचता है तो दोनों आपस में कट जाते हैं और रिजल्टिंग कोर में फ्लक्स हमेशा मेंटेन रहता है। राजस्थान के अंदर हमारा इंटरव्यू था 2016 में, तभी का वो क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ये सब चीज बहुत इंटरव्यू में बहुत जगह आपको पूछता है, अच्छी अच्छी जगह भी आप जाते हो तो आपको पूछता है। चलिए आई होप सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। फुल लोड की स्थिति में ये होता है। अब अपने को क्या करना बच्चा, थोड़ा सा चलना है बैकग्राउंड में और उन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो ऑलरेडी लिखे रहते हैं उनको अब समझ लेना है। अब यहाँ तक आपकी जानकारी क्लियर होगी, यहाँ तक आपकी जानकारी क्लियर रहेगी, कोई समस्या आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन को चलना है वहीं पे जहां पे अपन थे। कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। आइए क्या है ट्रांसफार्मर के अबाउट, यहाँ पे बच्चा क्या है, वर्किंग। यहाँ पे क्या है, वर्किंग, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। आज का ही मेन पॉइंट था हमारा क्या, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर वर्किंग है एज इट इज, उन्हीं बातों को हमने समझाया है कि किस तरीके से ये टोटल करंट आता है और यहाँ पर चीजें आती रहती है। अब देखो बच्चा यहाँ पे एक चीज हमने और भी तोड़ कर बताया है कि I0 तो है ही, साथ के साथ I1 डैश है। जैसे जैसे यहाँ पे लोड बढ़ता जाएगा यहाँ से प्राइमरी करंट खींचता है ना। लास्ट क्लास में हमने ये बताया नो लोड धारा भी दो भागों में बटा रहता है, एक तो कोर को मैग्नेटाइज करता है और एक कोर को हिट करता है, एडी करंट के लॉस में जाता है। सो आई म्यू एंड आई डब्ल्यू ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग को बताया था। सो 10 फायर में ऑलवेज कांस्टेंट, यानी ये जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर कांस्टेंट होता है। बट कभी नेचर पूछे वो फ्लक्स क्या डीसी जैसे चलता नहीं, नेचर वाइज तो अल्टरनेटिंग रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा, हमेशा मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। तो अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है पर मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिक्स होता है। ये देखिए यहाँ पे बना रखा है, ये देखिए फ्लक्स हमेशा चाहे नो लोड या फुल लोड इतना ही मैग्नीट्यूड का हमेशा कोर में फ्लक्स चलेगा। क्यों, क्योंकि हर चीज बता दिया हो आपको ऑलरेडी, ठीक है ना। ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, फाइव टू उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस करता है जितना फाइव वन डैश। चलिए बच्चा यहां तक की स्थिति क्लियर हो गई है, ये ऑलरेडी समझ चुके हम लोग। ना अब कुछ बातों को समझिए बच्चा, कुछ बातों को यहां से समझना है।
प्राइमरी साइड का धारा जो होता है वो किसके बराबर है, I1, टोटल I1 जो होता है वो किसके बराबर है, नो लोड करंट प्लस प्राइमरी साइड का जो एडिशनल करंट था, है ना। और नो लोड धारा अपने आप में ये दो करंट का कॉम्बिनेशन है, आई म्यू एंड आई डब्ल्यू, है ना। अब आइए, तो यहाँ पे कहता है कि I1 जो है लगभग लगभग बराबर होता है किसके, I1 डैश के। I1 बराबर किसके होता है, I1 डैश के। मतलब प्राइमरी साइड की जो धारा किसी ट्रांसफार्मर में होती है वो लगभग लगभग जो बाद में बढ़ता है ट्रांसफार्मर में, नो लोड के अलावा जैसे आप लोड लगाते हो तो जो बाद में बढ़ता है उसी के बराबर होता है, नो लोड करंट को नेग्लिजिबल माना गया। क्यों, अब ये भी बात समझिए, एक ट्रांसफार्मर में बच्चा जब नो लोड की स्थिति होती है तो धारा अगर मान लो फुल लोड में धारा कितना चलता है 100 एम्पियर, फुल लोड में कितना 100, तो नो लोड में कितना 3 एम्पियर, नो लोड में कितना बच्चा 3 एम्पियर। अब समझना कि नो लोड में जब 3 ही एम्पियर ले रहा है तो फुल लोड में टोटल करंट कितना रन करता है 100 एम्पियर पे। तो अगर ये ट्रांसफार्मर जो कॉम्बिनेशन है I1 जो कॉम्बिनेशन है I0 प्लस I1 डैश, किसका I0 प्लस I1 डैश का, इसका मतलब बच्चा समझो कि ये अगर 3 एम्पियर ही है तो ये लगभग कितना 97 एम्पियर बाद में गया। मतलब शुरुआत में 3 एम्पियर जा रहा था नो लोड की स्थिति में, लेकिन नो लोड के बाद जैसे फुल लोड आपने लगा तो ट्रांसफार्मर में 100 एम्पियर फुल लोड पे, अगर 100 एम्पियर के रेटिंग से बनाया हमने तो 100 एम्पियर जा रहा है टोटल फुल लोड पे, तो उसमें मैक्सिमम वेटेज किसका है, नो लोड करंट तो सिर्फ 3 एम्पियर है ना, लेकिन फुल लोड कितना है 97 एम्पियर। तो इसीलिए बोलते हैं किसी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड की जो धारा होती है, किसी ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड की धारा होती है बच्चा वो लगभग लगभग बराबर होता है बाद में जो करंट ट्रांसफार्मर खींचता है लोड लगाने पर, बाद में जो ट्रांसफार्मर खींचता है लोड लगाने पर वो दोनों बराबर होता है। इसको नेग्लिजिबल मानता है, कम से कम मानता है। इसीलिए एग्जैक्ट तो बराबर नहीं लिखते, लेकिन ये लिखते हैं I1 बराबर I1 डैश, लगभग लगभग क्या होता है बराबर, इसका मतलब होता है लगभग, या ऐसे होता है बराबर। तो बराबर एग्जैक्ट तो नहीं है, लगभग बराबर होता है। क्यों, क्योंकि 100 एम्पियर लगभग 97 के करीब है, इसलिए इसको इसके बराबर माना जाता है, इसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है। क्लियर है, चलिए यही बात को बताया गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है बच्चा, इनको ध्यान में रख लेना है। कह रहा इन ट्रांसफार्मर व्हेन लोड इज कनेक्टेड सेकेंडरी साइड देन I2 प्रोड्यूस सेकेंडरी साइड I2 करंट उत्पन्न हो जाता है क्योंकि लोड लग गया है। द सर्कुलेटिंग करंट सर्कुलेट थ्रू लोड, तो उसके कारण सेकेंडरी साइड वाइंडिंग में क्या होता है करंट गुजरने लगता है और वही प्रोड्यूस करता है, उसी को लैंग्वेज में लिखा हूं, एंड लोड करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग है Phi2 प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग, बिल्कुल फिर सेकेंडरी वाइंडिंग भी क्या करता है Phi2 प्रोड्यूस करता है, व्हिच अपोज द मेन फ्लक्स Phi m, जो आपका टोटल कोर के ट्रांसफार्मर में टोटल कोर में जो फ्लक्स था, अब यहाँ पे Phi m यूज किया वहां Phi a यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो Phi m में कौन घटता है Phi2 घटने लगता है। ड्यू टू दिस टोटल फ्लक्स रिड्यूस इन कोर, जब आपका Phi2 काउंटर करने लगा मेन फ्लक्स को तो टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स तो मशीन में घटने लगेगा, है ना। सो टू मेंटेन Phi m, इसलिए उस कोर में टोटल फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए क्या करता है ट्रांसफार्मर, टोटल फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए प्राइमरी साइड से करंट खींचता है और उसके कारण फ्लक्स उत्पन्न करवा लेता है, और जो उधर से काउंटर कर रहा था उस दोनों कट जाते हैं और हमेशा फ्लक्स जो नो लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर के कोर में था वो फुल लोड में भी हमेशा बना रहता है। ड्यू टू दिस टोटल फ्लक्स रिड्यूस इन कोर, सो टू मेंटेन फ्लक्स Phi m या Phi कांस्टेंट ट्रांसफार्मर इटसेल्फ ड्रॉ एडिशनल करंट I1 डैश, प्राइमरी साइड से क्या करता है ट्रांसफार्मर I1 डैश खींचता है फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई से क्या करता है प्राइमरी साइड के लिए धारा खींचकर लाता है, प्राइमरी साइड क्या करता है जी सेकेंडरी साइड से धारा खींचकर लाता है। इसी को कहते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ पॉइंट्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं जी बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सीखने के लिए तो बहुत चीज है, पर यहाँ पे एक ही पॉइंट आप लोग बच्चा ध्यान रखिए, एक ही पॉइंट में आप लोग को मैं समझा देता हूँ। ये सब तो प्रॉपर वे में एक एक चीज को समझाया गया है, लेकिन हमने आपको बोला था एक रिलेशन यहाँ पे डेवलप करने के लिए इन सब फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया कि के बराबर हमने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर क्या E2/E1 बराबर N2/N1, और मैंने बोला था बाद में आप लोग दिमाग में रखिएगा ये प्रूफ होगा I1/I2 आता है। यही इक्वेशन से क्या होता है ना, जब इसी में ट्रांसफॉर्मर में अपन पढ़ते हैं तो टोटल फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर हमेशा Phi m कांस्टेंट रहता है और
जब आप समझो कि नो लोड, ये करंट, आइए, जिस तरीके से प्राइमरी साइड का टोटल धारा बाद में जुड़े हुए करंट के लगभग बराबर होता है, उसी तरीके से बच्चा एक चीज समझिए कि ट्रांसफार्मर में टोटल फ्लक्स जो पहले था वही मेंटेन रहेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो इसी में हम फ्लक्स को NI बटा रिलक्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं जो φ2 होगा वो इसके बराबर होगा, जो बाद में फ्लक्स सेकेंडरी साइड से जो उत्पन्न हुआ वो φ1 जो पहले साइड प्राइमरी साइड से जो धकेला गया उसके बराबर होता है। दोनों फॉर्मूला को लिख दिए, प्राइमरी साइड का टर्न, प्राइमरी साइड में बाद में जो आए हुए करंट बटा रिलक्टेंस। इसका भी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स में होता है एम्पियर टर्न NI बटा रिलक्टेंस। यहाँ भी सेकेंडरी साइड की धारा, सेकेंडरी साइड का टर्न बटा रिलक्टेंस। इन सारे चीजों को लिखोगे जवाब तो आपको मिलेगा N2/N1 बराबर I1 डैश बाई I2, I1 डैश बाई I2। चूंकि I1 डैश किसके बराबर है, I1 के, I1 डैश किसके बराबर है, I1 के। तो अब N2/N1 से यहीं पे एक रिलेशन निकल जाता है, यहीं पे एक रिलेशन आता है कि N2 को क्या लिखा जा सकता है, I1/I2, है ना। तो एक फॉर्मूला ये दिमाग में बस आपको रख लेना है कि किसी ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो E2/E1, N2/N1 और करंट में उल्टा I1/I2, करंट में उल्टा I1/I2। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, आपको कभी काम आ सकता है, आपको कभी काम आ सकता है बच्चा। नौ, एक चीज, प्राइमरी साइड का करंट किसका किसका कॉम्बिनेशन है, I0 प्लस I1 डैश का, और I0 में भी मैग्नेटाइजिंग करंट है और कोर लॉस कंपोनेंट करंट है। अब स्थिति देखो, एक बार की स्थिति बच्चा आप लोग ये देख सकते हो कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर स्थिति क्या है, ये देखिए। स्थिति ये है कि ट्रांसफार्मर में नो लोड और फुल लोड की अगर बात की जाए तो नो लोड की स्थिति में बच्चा क्या है, V1 I1 E1 φm E2 I2। तो नो लोड में था, प्राइमरी साइड में वोल्टेज ले रहा था, हाँ, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया, नहीं। नो लोड में करंट क्या ले रहा था, I0 जो कि 3 से 5% ही है, कितना था, 3 से 5% ही था फुल लोड करंट का। अगर 100 एम्पियर के लिए डिजाइन किया कि प्राइमरी साइड से 100 एम्पियर लेगा, लेकिन हम सेकेंडरी साइड लोड नहीं लगाए, तो प्राइमरी साइड से करंट कितना लेगा, 3 एम्पियर 4 एम्पियर, ऐसे स्थिति में लेता। प्राइमरी साइड वोल्टेज उत्पन्न हमेशा होगा, नो लोड हो या फुल लोड, वोल्टेज उत्पन्न में कहीं कोई समस्या नहीं। कोर के अंदर फ्लक्स गुजरेगा हमेशा, नो लोड हो फुल लोड कोई समस्या नहीं। सेकेंडरी साइड वोल्टेज उत्पन्न होगा हमेशा, नो लोड हो या फुल लोड कोई समस्या नहीं। लेकिन सेकेंडरी साइड का करंट 0 हो जाएगा अगर सेकेंडरी साइड कोई लोड लगेगा ही नहीं। क्लियर, क्लियर। अरुण कुमार पूछ रहा है कि के बराबर I1/2 कैसे होगा, अभी बता देते हैं, अभी ना बताए जी, खैर कोई बात नहीं। तो अभी देखिए कब लेके चले जाते हैं वहां पर पीछे। ट्रांसफार्मर और लोड की बात करें, एट लोड पे अगर लोडेड कंडीशन की स्थिति बात करें तो वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं। अब जो धारा बहुत कम था नो लोड की स्थिति में, फुल लोड में तो एडिशनल धारा लेता है, तो टोटल करंट क्या हो गया, दिस। इसमें कोई परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब आप लोड लगाओगे तो सेकेंडरी साइड करंट क्या होगा, बहने लगेगा। अब वो जितना बहे लोड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ज्यादा लोड होगा तो ज्यादा करंट बहेगा, कम लोड होगा तो कम करंट बहेगा, है कि। चलिए ये स्थिति बन जाती है। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये I1/2 क्यों हो गया, ये देखो यही ना फॉर्मूला लगाया जी, फ्लक्स का फॉर्मूला, ये दोनों फ्लक्स बराबर हो गया, ये दोनों फ्लक्स क्या होगा, बराबर होगा। हमने अभी देखा था सेकेंडरी साइड का फ्लक्स बराबर किसके है, प्राइमरी साइड में जो एडिशनल करंट लिया था उसके बराबर। अब इस फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दिए, यहाँ भी आप फॉर्मूला लिख दिए, अपने निकल के आया N2/N1 बराबर I1 डैश बाई I2। अब I1 डैश बाई I2, I1 डैश को अभी हमने बोला था I1 लिखेंगे क्योंकि I1 डैश लगभग किसके बराबर है, I1 के। तो क्या रिलेशन हुआ, N2/N1 बराबर I1/2। और लास्ट टाइम जो फॉर्मूला आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का निकला था वो क्या निकला था, E2/1 बराबर N2/N1, यहाँ तक तो निकला ही था। आज उसी में बराबर कर रहे हैं क्योंकि N2/N1 का जो फॉर्मूला निकला है वो क्या निकला है, I1/I2, क्या निकला I1/2, तो इसी के बराबर लिख दिए यहाँ पे I1/I2। तो एक के का फॉर्मूला क्या हो गया, E2/1, N2/N1 या फिर I1/I2। तो तीनों फॉर्मूला आपको दिमाग में रखता है अरुण कुमार, ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट, कई बार आपको इस ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछता है। तो नो लोड के कंडीशन में मैंने आपको फेजर डायग्राम की चर्चा तो ऑलरेडी किया था। जब नो लोड की स्थिति आ गया था
तो ऐसी स्थिति में बच्चा मैंने आपको फेजर डायग्राम की चर्चा ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन जब फुल लोड की स्थिति हो तो फेजर डायग्राम में क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से रखिएगा, ये सेशन BHPSCL को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है, जहां पर हम थ्योरी, ये जो मेन पॉइंट होता है उसको हम बता के एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि लिखने की जरूरत ना पड़े, हर डायग्राम ना बनाना पड़े, नहीं तो समय बहुत खिंच जाएगा। 2-3 घंटे का क्लास अभी 1 घंटा में जो हो पा रहा है, नहीं तो ये क्लास 2 घंटा में, 2.5 घंटा में नहीं होगा अगर लिखना पड़े तो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको समझा देते हैं प्रॉपर वे में, फिर उससे रिलेटेड जो लिखित होती है, तथ्य होती है, वो PDF के माध्यम से समझाते हैं। जबकि हमारे किसी भी फाउंडेशन कोर्स में, बेसिक किसी भी कोर्स के अंदर हर चीज को लिख के प्रॉपर PPT के साथ, है ना, प्रॉपर एनिमेशंस के साथ आपको कराए जाते हैं। दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से, इसीलिए ये क्लास सिर्फ BHPSCL स्पेशल एस्पिरेंट्स के लिए है। लेकिन जो बच्चा 1 साल से कोर्स पढ़ रहा होगा, 6 महीने 8 महीने से कोर्स को पढ़ रहा होगा, हर चीज प्रॉपर वे में आपको पढ़ाया जाता है, एक एक चीज लिख के और PPT और एनिमेशन की सहायता से। अब बच्चा यहाँ पे है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम अब पढ़ेंगे, नो लोड की स्थिति में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब फुल लोड में जब आप ट्रांसफार्मर में लोड लगाते हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना, फेजर डायग्राम पढ़ना है। बच्चा आपको ये भी याद होना चाहिए कि लोड, नो लोड की स्थिति में हमने देखा था कि कई बार एग्जाम में पूछता है कि नो लोड में एक ट्रांसफार्मर की पावर फैक्टर कितना होता है, बहुत पुअर होता है, तो उसका वैल्यू लगभग 0.2 के आसपास हो जाता है, 0.2 से 0.3, जो कि एक बहुत पुअर पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि फुल लोड की स्थिति में पावर फैक्टर का मीनिंग अलग हो जाता है। क्या बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नो लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर का पावर फेज एंगल कितना होता है, तो बच्चा ध्यान रखिएगा 70 से 75 डिग्री, ये सब हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अब आइए बच्चा, जब मैं यहां पर स्थिति बताऊंगा एक ट्रांसफार्मर का, तो जैसे ही देखो बच्चा, ट्रांसफार्मर नो लोड रहेगा तो सेकेंडरी साइड की धारा ही 0, लेकिन जब फुल लोड रहेगा तो ऐसी स्थिति में सेकेंडरी साइड में धारा सर्कुलेट होगा। अब कुछ बातों को भी आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर में लोड बच्चा कैसा भी लगाया जा सकता है, फुल्ली रेजिस्टिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है, या सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। जैसे हमारे घर में मोटर है, तो मोटर में रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों का लोड कहेंगे उसको, क्योंकि किसी मोटर के वाइंडिंग में प्रतिरोध भी होता है और इंडक्टेंस इफेक्ट भी होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आइएगा, हमने आपको नो लोड की स्थिति में ये फेजर डायग्राम लास्ट क्लास में ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है ना। नो लोड में क्या था, ये आपका टोटल 5 था, उसी में मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो कर रहा था, और ये सप्लाई वोल्टेज था, उसको फेज में आपका कौन IW करंट फ्लो कर रहा था। और इन दोनों का जब हमने फेजर डायग्राम किया, IW और आई म्यू और IW को हमने मिलाया, तो फाइनली आपको क्या मिला यहाँ पे, IW I नॉट, टोटल क्या बना, नो लोड धारा। यहाँ पे क्या मिला, नो लोड धारा, है ना। तो नो लोड करंट जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से है, I नॉट और IMU को। लेकिन इन दोनों के बीच जो डिग्री बना था, हमने बोला था आपको अगर फेज एंगल पूछ दे तो फेज एंगल होता है सोर्स का टोटल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, और उसका टोटल इनपुट करंट। तो इनपुट करंट तो टोटल I नॉट था, इन दोनों के बीच कितना डिग्री था बताया था, 70 से 75 डिग्री। कितना बच्चा, 70 से 75 डिग्री। नौ, अब इसको कॉस के साथ लगा हुआ, कॉस 70 डिग्री से 75 डिग्री अगर कर दोगे, क्योंकि पावर फैक्टर को ई रिप्रेजेंट करता है, तो नो लोड की स्थिति में कई बार एग्जाम में पूछता है कि नो लोड में कॉस का पावर फैक्टर कितना होता है, तो कॉस 70 से 75 डिग्री अगर आप लगाते हो, कॉस 70 से 75 डिग्री लगाते हो, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0.2 से 0.3। तो ये एक पुअर पावर फैक्टर को बताता है। तो कई बार क्वेश्चन आपको पूछता है कि नो लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर का फेज एंगल कितना, 70 से 75, दिमाग में रखिएगा। फुल नो लोड में पावर फैक्टर का मान कितना, 0.2 से 0.3 के आसपास। अब फुल लोड में क्या होगा, इसकी चर्चा एक बार होनी चाहिए। आइए, ये बना है ट्रांसफार्मर का फुल लोड फेजर डायग्राम, ये बना है ट्रांसफार्मर का फुल लोड फेजर डायग्राम। अब आइए देखते हैं फुल लोड फेजर डायग्राम कैसे क्या होता है। फुल लोड फेजर डायग्राम कैसे क्या होता है बच्चा, आइए देखिए। फुल लोड में भी नो लोड करंट तो हमेशा रहेगा, फुल लोड की स्थिति में नो लोड I नॉट करंट हमेशा रहेगा, उसमें एडिशनल I1 डैश करंट जुड़ता है प्राइमरी साइड से। तो ये देखिए बच्चा, V1 आपने लिया था, 5 फ्लक्स लिया था, I म्यू आपको पहले भी था, IW पहले भी था, तो आप ये वाला I नॉट करंट तो आप हमेशा बना ही लो,
फुल लोड बनाओ या नो लोड की स्थिति में, ये नो लोड वाली धारा का तो फेजर तो आप बना ही लो हमेशा। अब स्थिति आती है कि ट्रांसफार्मर में जो फेजर अलग अलग मैं ड्रॉ करूंगा, हालांकि आप लोग के लिए अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहता हूं कि यहाँ इंडक्टिव लोड लगा दिए, यानी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में क्या लगा दिया आपने, इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है, धारा लैग करता है, करंट क्या करता है, लैग। और कैपेसिटिव लोड में करंट क्या करता है, लीड। किससे, वोल्टेज से। ये बात आपको जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है। नौ, अब देखिए जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है उस फ्लक्स से कितना लैग करता है, 90 डिग्री से। ये देखिए 90 डिग्री से। क्यों 90 डिग्री से करता है, हमने आपको एक दिन और बताया था कि सबसे पहले जो देते हैं वो सबसे पहले लीड करता है, जो लास्ट में मिलता जाता है वो लैग करता है। किसी ट्रांसफार्मर में सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, वोल्टेज। क्या अप्लाई करते हैं, वोल्टेज। तो उसके बाद क्या उत्पन्न होता है, फ्लक्स। क्या उत्पन्न होता है, उसका फ्लक्स, मतलब करंट गुजरता है तो फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो एक बेसिक फंडा समझिएगा, एक बेसिक सा फंडा समझिएगा। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या दिए, वोल्टेज। और ट्रांसफार्मर में क्या है, वाइंडिंग है। क्या है, वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग मतलब क्या, लगभग लगभग प्योरली इंडक्टिव हो गया, रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है तो प्योरली इंडक्टिव हो गया। तो जब सप्लाई वोल्टेज दिए V और इंडक्टर है पूरा का पूरा प्राइमरी साइड की वाइंडिंग में, तो उससे निकलने वाला धारा क्या करेगा, 90 डिग्री से लैग। क्या करेगा, 90 डिग्री से लैग। और वो लैगिंग करंट हमेशा किसके फेज में चलेगा, फ्लक्स के फेज में, क्योंकि फ्लक्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, करंट के। तो ध्यान समझिएगा, ये सप्लाई वोल्टेज से ये टोटल कितना लैग करता है, पहला 90 डिग्री, कौन, मेन फ्लक्स। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्राइमरी साइड के करंट का, है ना, प्राइमरी साइड के करंट का। अब बताओ, उसी करंट के कारण फ्लक्स उत्पन्न हुआ उस ट्रांसफार्मर में, तो वो भी सेम फेज में हुआ, क्योंकि फ्लक्स और करंट दोनों सेम फेज में होता है। आप समझिए, अब वही फ्लक्स क्या गया, सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग में, दूसरे साइड के वाइंडिंग में गया, उसको कट किया। और उसको कट किया तो क्या होता है, वहां भी क्या है, वाइंडिंग है। तो वहां भी क्या है, आपका वाइंडिंग है, तो वहां भी करंट वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो बच्चा ध्यान रखेगा, वहां पहले क्या करता है, कट करता है सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग को। तो वो फ्लक्स जब कट करता है सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग को, तो वहां पे वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज फिर चूंकि इंडक्टिव कॉइल है तो यहाँ पे 90 डिग्री से लैग करता है, कौन, फिर सेकेंडरी वोल्टेज। इस फ्लक्स से फिर 90 डिग्री से क्या करता है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो जो कि सप्लाई वोल्टेज का 180 डिग्री है। हमेशा आपसे पूछता है कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज में कितने डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री का। कितना, 120 डिग्री का, हमें ध्यान में रखना है। और प्राइमरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का टर्मिनल वोल्टेज, ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, ये लोड के पास का वोल्टेज, ये सोर्स के पास का वोल्टेज। E1 क्या है, जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के पास उत्पन्न वोल्टेज है, और E2 क्या है, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के पास जो वोल्टेज उत्पन्न है। तो ध्यान रखिएगा, E1 E2 दोनों एक साथ और V1 V2 दोनों एक साथ। तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज उसी के प्राइमरी साइड के इंड्यूस्ड ईएमएफ का 180 डिग्री एंगल पे होता है। सेकेंडरी साइड का उत्पन्न वोल्टेज, है ना, सेकेंडरी साइड का उत्पन्न वोल्टेज E2 सेकेंडरी साइड के लोड के क्या होता है, 180 डिग्री पे होता है। नाउ अब आइए, तो पहला स्थिति बच्चा ये है कि नो लोड करंट ट्रांसफार्मर में, नो लोड ट्रांसफार्मर में आपने क्या किया, ये फेजर बना दिया। अब बच्चा समझिए, जब ट्रांसफार्मर में लोड कैसा हो, इंडक्टिव, लोड कैसा हो, इंडक्टिव, तो ये करंट सेकेंडरी जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ सेकेंडरी साइड, ये देखो ट्रांसफार्मर में जो बच्चा सेकेंडरी साइड उत्पन्न हुआ वोल्टेज, ये वोल्टेज E2, और इसमें हमने लोड क्या लगा दिया, इंडक्टिव। कैसा लगा, इंडक्टिव। तो ये इंडक्टिव लोड में यहाँ से जो जाने वाला धारा होगा और यहाँ का जो वोल्टेज है वो क्या करेगा, ये धारा पिछड़ेगा इस वोल्टेज से, ये करंट क्या होगा, लैगिंग होगा। लोड अगर इंडक्टिव लगा देंगे तो देखिए E2 से लैग क्या किया, I2। अब इसी को जब फेजर रिजल्टेंट देखेंगे, रिजल्टेंट मशीन में I1 धारा कितना गया, तो I2 जो सेकेंडरी साइड में यहाँ पे उत्पन्न हुआ, इसी के कारण प्राइमरी साइड लिया, कौन, I1 डैश, एडिशनल आया ना करंट, तो इसका अपोजिट में काउंटर में लेके आए I1 डैश। देखिए इसी का जो आपका सेकेंडरी साइड धारा उत्पन्न हुआ, उसी को काउंटर करने के लिए ना हमारा कौन आया, I1 डैश। तो इसके अपोजिट में इक्वल है ना, अपोजिट डायरेक्शन में कौन आया, I1 डैश। काउंटर किया, ये इधर से आया तो ये इधर से भेजा, इसके कारण इस I2 के कारण भी फ्लक्स उत्पन्न हुआ उतना ही जितना I1 डैश के कारण फ्लक्स उत्पन्न हुआ, दोनों कट गए तो ये उत्पन्न हुआ। अब इस मशीन में I1 भी आ गया, I0 भी आ गया। देखिए कौन है, I0 पहले से था, I1 आपको मिल गया, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही आपका क्या होगा,
I1 होगा, मशीन का टोटल प्राइमरी साइड करंट होगा। अब प्राइमरी साइड का वोल्टेज और प्राइमरी साइड का टोटल करंट के बीच जो एंगल होगा उसी को क्या बोलते हैं, फेज एंगल। उसको क्या बोलते हैं बच्चा, फेज एंगल। क्लियर। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर में फेजर आप ड्रॉ करते हो, लैगिंग नेचर में, लीडिंग नेचर में। सोनम बोल रही है कि नहीं समझ में आया। अरे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप लोग को इतना समझना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट छिपे रहते हैं इन सब में। ठीक है, देखिए एक ट्रांसफार्मर में लोड में आप कुछ तो लगाओगे, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड या इंडक्टिव या कैपेसिटिव। तो अगर आप इंडक्टिव लोड लगाओगे तो धारा लैग जाएगा, सेकेंडरी साइड के वोल्टेज से धारा लैग जाएगा, और उसके कारण जो फेजर बना वो ऐसा बनता है। अगर आप कैपेसिटिव लोड दोगे तो आपका सेकेंडरी साइड जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है उससे धारा लीड करेगा, तो फेजर इधर से बनेगा, है ना, यहाँ पे आया तब फेजर इन दोनों में बनेगा, यहाँ से यहाँ इतना दोनों में बनेगा। अगर रेजिस्टिव लोड दोगे तो वो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज के इन फेज में होगा, तो फेजर सिर्फ इतने दूर में बनेगा। आइए देखते हैं इंडक्टिव लोड में। देखिए फेजर क्या हुआ, करंट क्या हुआ, सेकेंडरी साइड का लैग किया ना, सेकेंडरी साइड के वोल्टेज से, सेकेंडरी साइड के वोल्टेज से क्या किया, लैग। क्लियर है। तो उसके कारण आपका इसका फेजर यहां बना। आइए और स्थिति को बताते हैं। आइए बच्चा, इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड प्राइमरी साइड फेज एंगल φ1 इज मोर देन सेकेंडरी साइड फेज 1। ऑब्वियसली देखिए φ1 है φ2 से ज्यादा बड़ा है, मतलब प्राइमरी साइड का एंगल देखिए फेज एंगल, ये जितना लैग किया φ2, और प्राइमरी साइड का एंगल देखिएगा तो ये प्राइमरी साइड का फेज एंगल φ1 और ये क्या φ2। तो प्राइमरी साइड का फेज एंगल ज्यादा होता है किसके तुलना में, φ2, इसके तुलना में, है ना, काफी ज्यादा होता है। तो वो उसी चीज को बताया गया है। बाकी इस पे रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, इतना आपको करना भी नहीं, बहुत सारा डीप में बताते हैं क्लास में, इतना ज्यादा डीप में आप जाओगे भी नहीं। नेक्स्ट, इफ लोड कैसा हो बच्चा, कैपेसिटिव। इस ट्रांसफार्मर में लोड अगर कैपेसिटिव हो तो देखिए सेकेंडरी साइड के वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है कि नहीं। देखो इधर करंट नीचे जाना, जितना नीचे जाएगा उसको लैग बोलते हैं, और जितना ऊपर जाएगा उसको लीड बोलते हैं। तो देखो पहले करंट इंडक्टिव लोड में करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। इस बार करंट क्या किया, इस सेकेंडरी साइड वोल्टेज से लीड किया। तो इसी I2 का काउंटर करने वाला, देखना यहाँ पे I2 काउंटर करने वाला क्या है, I1 डैश। बस इतना समझना है कि यहाँ पे करंट कैपेसिटिव लोड में क्या करता है, करंट लीड, और उसको काउंटर करने के लिए क्या आया था, I1 डैश। तो मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर लेकिन अपोजिट नेचर का था, है ना, वो इधर से धकेल रहा था, ये इधर से धकेल रहा था। अब इस I1 डैश और I0 दोनों को मिला के ही I1 था ना, अब इसको फेजर से यहाँ और यहाँ मिला दिए तो आपको टोटल बना क्या, प्राइमरी साइड का ये करंट। इस तरीके से फेजर ड्रॉ होते। फेजर थोड़ी ना आपको एग्जाम में पूछता है, फेजर ड्रॉ करने के लिए थोड़ा एग्जाम में पूछेगा, ये तो हम बता दिए कि एक लोड के करस्पॉन्डिंग किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर में ये फेजर बनते हैं। एक लोड के करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मर में किस तरीके से, रेजिस्टिव लोड में ऐसे फेजर ड्रॉ होता। तो इस तरीके से बच्चा फेजर आप लोग क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, फेजर ड्रॉ करते हो। ठीक है ना। तो बच्चा ओवरऑल है, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की चर्चा होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। आज के क्लास में हमने यहीं तक चीजों को पढ़ा है। अगर किसी बच्चा को कोई समस्या है तो बताएं।